वेलकम बैक माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 वेस्ट बंगाल की। और अपन लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। लाइफ साइंस से पहले अपन ने इसी वीडियो का या फिर अपन कहीं इसी पेपर का अपन ने पार्ट फर्स्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं अपन, जिसमें अपन ने 20 क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है। और खास तौर से सभी स्टूडेंट्स जो भी आरपीएससी में बैठना चाह रहे हैं, मतलब राजस्थान के सेट में बैठ रहे हैं, या फिर अपन कहे जो मध्य प्रदेश के सेट है उसमें बैठ रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ की में भी आने वाली है उसमें बैठ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है कि लास्ट ईयर पेपर जो सोल्व है वो जरूर कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे। और लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन है उनसे आपको ये आइडिया लगता है, एक क्वेश्चन आप सोल्व करते हो उसके साथ में आपको 4 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा भी समझ में आता है तो भी आपके 4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और डेली की न्यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, डेली की जो भी अपडेट्स हैं, डेली कोई वैकेंसी है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन है, उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन रखें कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 21 क्वेश्चन में देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट्स, इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन सा है। ठीक है। ग्रीन एल्गी यूकैरियोट्स में आता है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी ये सभी कैसे हैं, एल्गी के टाइप्स हैं, और एल्गी क्या है, यूकैरियोट्स का मेंबर है। यहाँ पर ग्रीन ये देखा है ग्रास ग्रीन, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना। यहाँ पर ये टर्म जो है ग्रास ग्रीन, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइनोबैक्टीरिया में रखा जाता है, और साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 22 में देखो, स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जो इंसेक्ट के अंदर एक्सोस्केलेटन का जो प्रोटेक्शन लेयरिंग पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, वो किसका बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो यहाँ पर किसका बना होता है, एक तो बना होता है लैक्टिन का, मतलब उसको अपन कह सकते हैं काइटिन का भी कह सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो यहाँ पर बना होता है किसका, एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, मतलब काइटिन प्लस प्रोटीन का मिलकर बना हुआ रहता है, काइटिन प्लस प्रोटीन। तो काइटिन का वैसे तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो काइटिन किससे बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से बनी होती है। इसलिए यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन प्लस प्रोटीन जो है वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा किसमें, किसी भी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे बने होते हैं, काइटिन प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23, विच फीचर ऑफ मॉडर्न बर्ड इज फाउंड, मॉडर्न बर्ड जो है फाउंड इन आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स। ट्रांसिशन फ्रॉम द बिटवीन डायनासोर एंड बर्ड, दोनों के जो करेक्टर्स हैं इनमें डायनासोर और बर्ड्स के, उनका जो कॉमन फीचर्स है वो क्या है कि एडवांस बर्ड है ये। ठीक है ना। तो इसमें जो विश बोन्ड है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर विश बोन्ड जो करेक्टर है वो एक एडवांस बोन है। ये मतलब विश बोन्ड का मतलब वी शेप के ऐसे कुछ बोन होती है, मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, विश बोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 24 के अंदर देखो भाई, इन विच फाइलम सिमिलर सेगमेंट कैन बी इंडिविजुअल कंट्रोल्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन। जो सिमिलर सेगमेंट होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर ऐसे बनाए, इसमें सभी सेगमेंट कैसे हैं, सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर सेगमेंट होते हुए भी अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, तो एनालिडा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना आ जाएगा एनालिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इन विच लार्वल स्टेज ऑफ द स्टेट इन टर्म ऑफ इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। इवोल्यूशन के दौरान जो लार्वा के डेवलपमेंट हुए हैं, अलग अलग लार्वा, मतलब पहले एकदम सिंपल लार्वा, उससे एडवांस, उससे एडवांस, उससे एडवांस लार्वा, तो उनकी जो सीक्वेंस हो सकती है वो पॉसिबल कौन सी हो सकती है। तो अपन देखो सबसे सिंपल वाला देखें, प्लेनुला लार्वा, ये वाला प्लेनुला। प्लेनुला के बाद में ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर के बाद में ब्रोंक्योलेरिया, और ब्रोंक्योलेरिया के बाद में टॉर्नेरिया। ये जो सीक्वेंस है वो को इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन की सीक्वेंस सबसे बेस्ट है लार्वा के अकॉर्डिंग। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना भी। और इनमें से आप ना ये जरूर कर लेना कि लार्वा के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो लार्वा जो टर्म दिए गए हैं, इन सभी लार्वा को नेट पे डाल डाल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो कंटेंट है वो लिख लेना भाई। जैसे प्लेनुला लार्वा है वो किस में पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में ट्रोकोफोर लार्वा है वो किस में पाया, तो ये छोटी छोटी हिंट है वो लिख लेना भैया अभी आप।
ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा पाया जाता है तो आपका करेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द कंसेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। देखो जीन फॉर हाइपोथेसिस का मतलब है कि कोई भी होस्ट है, प्लांट होस्ट है, प्लांट के अंदर किसी पैथोजन ने अटैक किया तो उनका जीन और जो पहले से प्लांट के अंदर है उनका जीन, वो दोनों जीन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेजिस्टेंट, मतलब एक दूसरे से प्रोटेक्शन करते हैं। तो प्लांट का जो जीन होता है वो क्या करता है, बाहर से आने वाले फोर्जन को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन पाया जाता है, रिलेशनशिप पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जीन फॉर जीन रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पोस्टुलेटेड बाय द हार्ड हेरोल्ड फ्लोर इन 1956 वाज दैट, वो क्या था। ठीक है, तो एवरी रेजिस्टेंट जीन, मतलब मैं बता रहा हूँ किसी भी होस्ट के अंदर एवरी रेजिस्टेंट जीन इन प्लांट हैज ए कोरेस्पॉन्डिंग एवायरुलेंट जीन इन द पैथोजन। ठीक है, उसके प्रति कैसा है, वो रेजिस्टेंट है, एवायरुलेंट जीन होता है। वायरुलेंट मतलब रोग करने वाला, एवायरुलेंट जीन जो उसको जस्ट ऑपोजिट होता है, रोग नहीं करने वाला या उसे प्रोटेक्शन करने वाला। तो एवरी रेजिस्टेंट जीन इन ए प्लांट हैज कोरेस्पॉन्डिंग एवायरुलेंट जीन इन द पैथोजन। ठीक है ना, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो आपको अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। एक में कंपोनेंट है और एक में उनकी स्ट्रक्चर्स है, कि कौन से कंपोनेंट में कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है या किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है उनका। देखो जैसे एक्सटेंशन बात करें, एक्सटेंशन प्रोटीन जो होती है वो सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, अपने को पता है, सेल के एनलार्जमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द सेल वॉल। जैसे आप लोगों ने कभी ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन पढ़ा हो, ऑक्सिन हार्मोन सेल एनलार्जमेंट में काम आती है, और ऑक्सिन हार्मोन के कारण से सेल वॉल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन एक्सटेंशन क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण से सेल है वो एक्सपांस होना स्टार्ट होती है। उस थ्योरी का नाम है एसिड हाइपोथेसिस थ्योरी के नाम से भी अपन उसे जानते हैं। तो एसिड हाइपोथेसिस के नाम से अगर थ्योरी पूछा जाए तो कौन सी किस पे लागू होती है, ऑक्सिन हार्मोन पे लागू होती है। तो इसको तो मैच कर दो आप 2 के ऊपर। लिग्निन की बात करें, लिग्निन क्या है, एक फिनोलिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर एक पे मैच कर दो। पैक्टिन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज वाला है जो कैल्शियम बाइंडिंग होता है, और कहाँ पे पाया जाता है, जो मिडिल लेमिला है सेल वॉल की, वहां पर पाया जाता है पैक्टिन। तो यहाँ पर अपन देखें ये वाला ऑप्शन, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड विद मल्टीपल नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, मल्टीपल नेगेटिव चार्ज है जिसके साथ में कैल्शियम बाइंड होता है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज एक डायरेक्टिव पॉलीमर ऑफ कॉनिफर टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी भी चीजों को स्ट्रॉन्गनेस या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। ये आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्लांट बियरिंग हर्मोफ्रोडाइट एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम इंडिविजुअल आर नोन एज। तो हर्मोफ्रोडाइट के अंदर एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जो फीमेल होता है उसे क्या बोलते हैं, तो गाइनोसियम बोलते हैं। और अगर मेल होता तो उसे मेल को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा गायनो मोनोइशियस। गायनो मोनोइशियस मतलब एक ही प्रकार का फीमेल फ्लावर पाया जाता हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गायनो मोनोइशियस, गायनो मोनोइशियस। देखो एक टर्म आता है मोनोइशियस और एक डायोइशियस, दोनों टर्म मैं आपको बता दूं। डायोइशियस का मतलब तो होते हैं ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। मोनोइशियस ऐसा, मोनो का मतलब, इशियस का मतलब होता है होम, घर। मोनो का मतलब एक घर में 2 रहते हो, मेल और फीमेल दोनों रहते हो, तो मोनोइशियस। और ऐसा घर डायोइशियस, अलग अलग रहते हो। डायोइशियस मतलब एक में मेल घर में रहता हो, एक में फीमेल रहता हो। तो ऐसे फ्लोर जो केवल मेल रखता हो एक पार्ट, तो वो किस में आएगा, डायोइशियस में। डायोइशियस को आप क्या कह सकते हो, यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन प्लांट के टर्म में जहां बात आती है तो उसे अपन डायोइशियस और मोनोइशियस के नाम से जानते हैं। मोनोइशियस का मतलब है जहां पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहते हो, तो मोनोइशियस, और डायोइशियस जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पर देखिए गायनो मोनोइशियस, ऐसा गायनोसियम फ्लावर जिसके अंदर केवल फीमेल फ्लावर पाया जाता हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गायनो मोनोइशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हेटेरोस्पोरी बोथ हेटेरोस्पोरी एंड सिर्सिनेट फाइटेक्सिस अकरिन। तो फाइटी ये जो है हेटेरोस्पोरी, जिसमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हो, एक छोटा माइक्रोस्पोर, एक बड़ा मेगास्पोर। ठीक है, मतलब हेटेरोस्पोर का मतलब 2 प्रकार के स्पोर बनते हो जनरली। और सिर्सिनेट जो फाइलोटैक्सी है वो किस में पाई जाती है, खासतौर से अपन बात करें साइकस,
साइकस का लीफ का जो अरेंजमेंट होता है लीफलेट्स का, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साइकस। दोनों करेक्टर देखने को मिलते हैं, हेटरोस्पोर भी साइकस है और सिर्सिनेट फाइलोटैक्सी भी इसके अंदर है, मतलब फाइटैक्सिस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज। देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइलोटैक्सिक होता है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब है कोएवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि एक पर्टिकुलर जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनका जो इवोल्यूशन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन से एंसेस्टर से हुआ होगा, उनकी स्टडी अपन करते हैं, सिमिलरिटीज मिलते हुए उनका उद्विकास को देखते हुए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक। यहाँ पर पूछा है फिनेटिक, मतलब उनकी जो करेक्टर्स हैं उनमें वेरिएशन चेक करते हुए, तो उसे क्या बोलते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेबल करेक्टर, जो करेक्टर दिख रहे हैं ऑब्जर्वेबल करेक्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म पहले से अभी प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग का मतलब अभी जो प्रेजेंट है उन्हीं के बीच में कंपैरिजन करके जो एक क्लासिफिकेशन तैयार किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें भाई, द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 23, मतलब एक प्लॉट बनाया इन्होंने, ठीक है, ये अपन कहें ऐसे एक प्लॉट बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर अपन कहें इस प्रकार का। यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, या फिर मैं इसको भी कहूँ ऐसे बना दूंगा वापस एक डायग्राम अपन यहाँ बनाते हैं, ये है ऐसे बना दें। तो एक तो यहाँ पर कर दें अपन, एक यहाँ पर कर दें और एक यहाँ पर कर दें। तो ऐसा इसमें देखो सबसे पहले वाला कौन सा है 23, तो ये तो आ जाएगा मीन 23 सबसे कम। उसके बाद में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है मीडियन, तो मीडियन कितना है 24। उसके बाद में मोड कितना गया है 25.5। अगर ये स्ट्रक्चर हो और ये जो स्ट्रक्चर है जो स्लोप है ये अगर नेगेटिव मतलब लेफ्ट हाथ की तरफ हो तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर ये स्ट्रक्चर राइट साइड में होती तो कौन सी होती, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती। तो यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है, डाटा के अकॉर्डिंग जो है, मतलब अपन यूं कहें डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिकल डाटा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है वो कैसा है, नेगेटिव प्रकार का है, तो नेगेटिवली अपन कह सकते हैं क्वेल्ड या स्केवेल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नेगेटिव स्केवेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, a coefficient of correlation computed as a 0 minus 0.95 means that, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखा correlation between the two variable weak, the relationship between the two variable is strong and positive, the relationship between the two variable is strong and negative, correlations between the have the this value, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की वैल्यू जो है उनके बीच का डिफरेंस है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव, ठीक है ना। और जो ये चीजें हैं देखो आपको छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ लेना थोड़ा सा, हालांकि मैंने भी इसको ज्यादा कोई अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया आप, ये देखो 33 में देखो, इन विच पार्ट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल, कोई भी mRNA मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लाइसिंग में कौन से आरएनए बाइंड होते हैं और उसकी स्प्लाइसिंग के कौन से एंड पे बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर पूछा इन विच पार्ट ऑफ mRNA siRNAs और miRNA यूजुअली बाइंड ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान बाइंड होते हैं, तो वो कहाँ पे बाइंड होते हैं, इन विच पार्ट ऑफ mRNA कहाँ पे बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये अपन जनरली देखें कि ये जो होते हैं वो 3' जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, 3' अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, वहां पर आकर बाइंड होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूटीआर, 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला 3' यूटीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एनालिसिस एक्सप्रेशन ऑफ mRNA, एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए इन ए सेल नॉन एज, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस कर रहे हैं अपन, किस चीज को चेक कर रहे हैं,
कि आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है तो उसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, या फिर उसके एनालिसिस को अपन क्या कहते हैं, तो वहां पर उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर देखो प्रोटियोमिक्स तो सीधा सा ये प्रोटीन की स्टडी से बात है। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए का बनना, तो उसी की स्टडी कर रहे हैं अपन, एनालिसिस करें तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो उसी का राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आप कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। कुछ टर्म तो देखो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आपको बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिक जो टर्म्स है, अगर आपको वो कहीं कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा तो आप बेसिक टर्म थोड़ा सा आपका विवेक यूज में लेते हुए आप उनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक, इतना कुछ नहीं है, आप आराम से बी पॉजिटिव होकर आप तैयारी कीजिए। और अभी भी एग्जाम का टाइम है 2-4 दिन, तो अच्छे से आज एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए वाइल्ड टाइप ई कोलाई सेल आर ग्रोइंग इन ए डिफाइंड मीडियम इज विद ग्लूकोज। एक मीडियम है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है जिसमें पहले से क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, तो उसे किसी भी जीन की, लैक्टोज जीन की एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी के रूप में ले रहा है, तो ठीक है, एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है उसे। दे आर ट्रांसफर टू एनोदर मीडियम, और उसे क्या किया, यहाँ से उठाकर किसी दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया जहाँ पर ग्लूकोज नहीं है। अब क्या है, गैलेक्टोज है, अब ग्लूकोज नहीं है उस मीडियम में, गैलेक्टोज है। कंटेनिंग विद ओनली गैलेक्टोज शुगर, उसमें केवल शुगर गैलेक्टोज है। अब गैलेक्टोज तो आपको पता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर उस बैक्टीरिया को एनर्जी प्राप्त करना है तो ऐसा एंजाइम कोड करना पड़ेगा, उसको सिंथेसिस करना पड़ेगा जो गैलेक्टोज को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ सके। और वो एंजाइम कौन सा होता है, लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन से बनने वाला कौन सा होता है, बीटा, वो होता है ना, ये जो एंजाइम होता है, इसका थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मिस हो रहा है माइंड से। तो वो जो एंजाइम होता है इसका, उस एंजाइम की सहायता से इसको तोड़ दिया जाता है। लैकोपेरॉन जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है ना, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इसको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर आप ये जो गैलेक्टोज डालते हो मीडियम में, तो ये लैकोपेरॉन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, ताकि वो एंजाइम बना सके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और इसको तोड़े और इससे एनर्जी प्राप्त करे। तो जीन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड बी टेक प्लेस, उससे क्या होगा ऐसी कंडीशन, अगर किसी बैक्टीरिया को ग्लूकोज के मीडियम से उठाकर गैलेक्टोज के मीडियम में डाल दिया जाए तो गैलेक्टोज लैकोपेरॉन को इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखो आप, लैकोपेरॉन इज इंड्यूस्ड, बी ऑप्शन देखो भाई, लैकोपेरॉन क्या होगा, इंड्यूस होगा, जिसके कारण से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा और वो गैलेक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ेगा, जिससे एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द नोड फैक्टर्स। नोड फैक्टर्स खासतौर से नाइट्रोजन जो लेग्यूम्स प्लांट है उनके अंदर पाए जाते हैं। नोड फैक्टर को, सभी नोड फैक्टर को जो इंड्यूस करता है उसे क्या, कौन सा नोड फैक्टर बोलते हैं अपन, डी नोड फैक्टर बोलते हैं, जो खासतौर से बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनिशिएटर होता है, इसके बाद में सभी नोड फैक्टर है वो एक्टिवेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर, ये काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, डी वाला, ठीक है ना, इसका आंसर डी होगा, जो सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर नॉट इन्वॉल्व इन माइक्रोबियली इन्फ्लुएंस्ड कोरेशन ऑफ मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिनके अंदर मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इनके नाम से देखो, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, मतलब सल्फेट को रिड्यूस करता है, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर सल्फेट आ गया। फेरिक आयन रिड्यूसिंग, मतलब फेरस आ गया। फेरस आयरन रिड्यूसिंग, मतलब फेरस आ गया। और ये देखो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पर पर्पल कलर है लेकिन नॉन सल्फर, सल्फर नहीं है, इसमें किसी भी एलिमेंट का नाम नहीं है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट ए मेटल, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो है वो डी आएगा, जिसमें कोई भी मेटल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये प्लाज्मिड के नाम है इन PBr 322 और PBr स्टैंड फॉर, PBr क्या है, PBr तो प्लाज्मिड, बी के जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, बोलीवर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आ जाएगा प्लाज्मिड, बोलीवर एंड रोजी, या फिर अपन कह सकते हैं रोडराइज। ठीक है, तो ये इसका नाम आ जाएगा, प्लाज्मिड का पूरा नाम आ जाएगा। और 332 जो है वो लेबोरेटरी का नंबर है, लेबोरेटरी में प्लाज्मिड का कौन सा मॉडिफिकेशन किया है उन्होंने, उसके नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 39 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेसर इज नीडेड फॉर द लाइटिक इन्फेक्शन इन द टेम्परेचर लेमडा फेज। लेमडा फेज के अंदर लाइटिक फेज के लिए कौन सा फैक्टर रिप्रेसर जो है वो जरूरी है।
यहाँ पर कह सकते हैं अपन जो क्रो प्रोटीन जो रिप्रेसर है वो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी का दिया गया है, क्रो प्रोटीन। क्रो प्रोटीन की अपन बात करें तो ये क्या करता है, लाइटिक जो है फैक्टर सी सेकंड और सी थर्ड, इन दोनों को इनहिबिट करता है और लाइटिक पाथवे को इंड्यूस करता है। ये आ जाएगा क्रो प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, चलिए इसमें देखो आप, द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टिकल ट्रांसलोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द क्रोमोसोम। मतलब जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब है एक क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट ये इसमें चला जाता है और इसका पार्ट इसमें चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम्स, 11 और 22 के बीच में, इन द सेल ऑफ chronic myeloid leukemia carrying the fusion of the gene BCL and ABL1, इनका फ्यूजन होता है। तो कौन से क्रोमोसोम्स में ट्रांसलोकेशन होने के कारण से इन जीन का फ्यूजन होता है, तो अपन 11 इसमें कौन सा है, हाँ 9 और 22 होता है, 9 और 22, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसओवर होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक फ्रेगमेंट आता है तो वो फ्रेगमेंट दूसरा जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्राइमेज। प्राइमेज का मतलब है सीधी सी बात है, जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के दौरान जो प्राइमर का निर्माण होता है, यहाँ पर ये प्राइमर बनता है पहले। तो प्राइमर जो क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है। प्राइमर आरएनए मॉलिक्यूल बनाने वाला किसके सहायता से बनता है, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा है। तो जो एंजाइम होगा प्राइमेज वो कैसा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए, तो ये डीएनए डिपेंडेंट है, बना क्या रहा है आरएनए, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, बी वाला देखो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से, इस लाइन में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे इसका पूछा जाए, चाहे टीलोमरेज का पूछा जाए, या किसी का भी पूछा जाए, हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, बेस एक्सेशन रिपेयर BER इज मीडिएटेड बाय। तो बेस एक्सेशन रिपेयर में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है वो इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर अपन जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो खासतौर से इन्वॉल्व होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बीटा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, बीटा। इसमें देखो हाइपोक्सिया स्टिमुलेट। हाइपोक्सिया की कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, नॉट एनफ ऑक्सीजन अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन है वो प्रॉपर रूप से उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। जब ऑक्सीजन की कमी आती है आरबीसी के अंदर तो ग्लाइकोलाइसिस चलने लगता है। इंड्यूस स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस। बाय विच द फॉलोइंग इवेंट्स, इनमें से कौन सा इवेंट्स होगा, तो इसका मतलब आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है, बेंडा प्रोटीन्स, ठीक है ना, बेंडा जो पाया जाता है वो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, उनसे प्रोटीन्स निकलती है कुछ। रिलीज ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स बनने लगते हैं फ्रॉम बेंडा 3 प्रोटीन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। कई बार तो बेंडा ये पूछ लेता है, जो बेंडा 3 प्रोटीन्स है वो कौन से सेल्स में पाई जाती है, तो आरबीसी में पाई जाती है, खासतौर से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ठीक है, तो जब हाइपोक्सिया कंडीशन पाई जाती है उस टाइम पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो बेंडा है उनके द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स बनने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द एंटीकोडॉन सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन लूप ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के कौन से लूप के ऊपर एंटीसेंस कोडॉन पाए जाते हैं, तो कोडॉन जो एंटी कोडॉन जो पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, वैसे तो अपन कहते हैं एंटी कोडॉन आर्म कह सकते हैं, और उसी को अगर वैसे नाम कहें तो कौन सी है, सेकंड आर्म के नाम से जानते हैं, तो कौन सी हो जाएगी, सेकंड आर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 45 में देखो, एक्टिवेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कास्केड। कॉम्प्लीमेंट कास्केड का मतलब है कोई भी एंटीजन जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उसको कुछ एंटीबॉडी के द्वारा एक स्टेप वाइज स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री जो कंपोनेंट है, कॉम्प्लीमेंट ये जो खासतौर से कॉम्प्लीमेंट जो कास्केड है इसमें जो प्रोटीन्स काम आती है वो प्रोटीन्स कौन सी होती है, खासतौर से सीरम प्रोटीन्स होती है। ठीक है ना, खासतौर से सीरम प्रोटीन्स जो होती है वो 30 टाइप की ऐसे कुछ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती है।
30 प्रकार की होती है, लीवर के अंदर उनका सिंथेसिस किया जाता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर सीरम में छोड़ दी जाती है। तो ये सीरम प्रोटीन्स होती है, 30 प्रकार के आसपास होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। तो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कास्केड यहाँ पर ट्रांसप्लेसमेंट प्लेसेंटल, ट्रांसप्लेसेंटल्स के नाम से भी है कि ये है अपना प्लेसेंटा है उसको क्रॉस करने वाला। ट्रांसपोर्ट आर कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन, तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन खास तौर से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो अपन जानते भी हैं जी, तो जी में भी खास तौर से G1, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा G1 इम्यूनोग्लोबुलिन। G1 है जो किसको क्रॉस कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री पाथ में भी रेस्पॉन्सिबल है। आगे अपन देखें, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटियोलाइटिक पेप्टाइड। प्रोटियोलाइटिक पेप्टाइड, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन के बने हुए जो पेप्टाइड्स टूटती हो, ऐसी प्रोटीन्स क्या कहलाती है? प्रोटियोटाइपिक पेप्टाइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए टिपिकल पेप्टाइड सीक्वेंस, ए पेप्टाइड विद इन यूनिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज पैटर्न, ठीक है। सेकंड थर्ड देखो, ए पेप्टाइड विच इज यूनिक टू स्पेसिफिक प्रोटीन, कि कोई भी ऐसी पेप्टाइड जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी हुई हो। तो यहाँ पर देखो, ए पेप्टाइड विच इज यूनिक टू स्पेसिफिक प्रोटीन, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक छोटी सी पेप्टाइड की सीक्वेंस पाई जाती हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोटियोटाइपिक पेप्टाइड। प्रोटोटाइपिक पेप्टाइड वैसे देखो, खास तौर से बता दूं कि कोई भी प्रोटीन जो नई सिंथेसिस होती है उसके ऊपर छोटा सा एक सीक्वेंस पाई जाती है। ये कोई प्रोटीन सिंथेसिस हुई है अभी इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है एक एंड पे, सी टर्मिनल या एन एंड पे, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती है जो ये डिसाइड करती है कि जो नई प्रोटीन बनी है इसको कहाँ जाना है। टारगेट डिसाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना है। तो वो जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोटियोटाइपिक पेप्टाइड्स बोलते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन देखो, ए पेप्टाइड विच इज यूनिक टू स्पेसिफिक प्रोटीन। प्रत्येक प्रोटीन की ये जो सीक्वेंस होती है वो स्पेसिफिक होती है, उसी आधार पर अपन डिसाइड कर पाते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग कहाँ पे होगी। प्रोटीन सॉर्टिंग आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन टारगेटिंग आपने पढ़ा होगा, उसमें सिग्नलिंग सीक्वेंस जो होती है वो ही पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 47, द नेम विटामिन दैट आर फाउंड इन द लिवर ऑफ द मेराइन फिश। मेराइन फिश के लीवर में खासतौर से कौन सी विटामिन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है? तो खासतौर से देखिए, विटामिन ए और डी विटामिन है वो खासतौर से मेराइन जो फिशेस है उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 48, में देखो भी आप, इन विच एक्वाटिक जोन, जो भी लेयर है एक्वाटिक पॉन्ड है उनकी एक्वाटिक लेयर ऑफ मेराइन इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम में एक्वाटिक लेयर जो होती है ना अलग अलग, ये लेयरिंग इकोसिस्टम एंड अबाउंडेंस फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन सी लेयरिंग में ज़्यादा पाया जाता है? ऑब्जर्व, कौन सी लेयरिंग में? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पेलेजिक जोन, ठीक है ना। पेलेजिक जोन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स खासतौर से पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब है छोटे छोटे जो भी जीव हैं, एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी है, या कोई भी ऐसे छोटे स्मॉल प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, वो सभी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 49, मास एक्सटिंक्शन एट द एंड ऑफ मीजोजिक या मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा के अंदर ऐसा कुछ विनाश हुआ था, उसे अपन क्या कह सकते हैं? मास एक्सटिंक्शन, विलुप्त हुआ था, बहुत बड़ा विलुप्त हुआ था, बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। कौन से एरा के अंदर? मीजोजोइक एरा के अंदर। ड्यू टू किस कारण से हुआ था वो? तो यहाँ पर देखा, अर्थ यहाँ पर कोलिजन विद लार्ज मेटेरियोटाइड्स, मतलब बाहर से कोई अचानक से कोई बाहरी ग्रह का कोई टुकड़ा गिर के अगर गिरा होगा तो उसके कारण से प्रलय मच गया था, जिसके कारण से काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, काफ़ी स्पीसीज जो डिस्ट्रॉय हो गई थी उसका कारण था ये, ठीक है। तो इसके कारण से काफ़ी मास एक्सटिंक्शन हुआ था, काफ़ी विलोपन हुआ था, ठीक है ना। काफ़ी स्पीसीज नष्ट हो गई थी, तो किसके कारण से? अर्थ पर किसी बाह्य मॉलिक्यूल के, बाह्य किसी बड़े चीज़ों के गिरने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए बायो इंडिकेटर ऑफ द पेस्टिसाइड इन सोइल। पेस्टिसाइड इस सोइल में प्रेजेंट है या नहीं है, उसके इंडिकेशन के लिए वहां पर किस चीज को यूज में लेते हैं? तो खासतौर से साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया है वो बायो इंडिकेटर है पेस्टिसाइड के लिए। यहाँ पर इसका
राइट आंसर आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जो पेस्टिसाइड बायो इंडिकेटर के रूप में यूज में लेते हैं कि वहाँ पर पेस्टिसाइड प्रेजेंट है या नहीं है इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, तो वहाँ उससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ होती है या नहीं होती उस आधार पर। इस प्रकार से आज के जो अपने 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का अभाव रहता है, मैंने आपको डेली बता भी रहा हूँ, मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सोल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना हो सके मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व कीजिए, दोनों पेपर, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, क्योंकि लास्ट टाइम है, ज़्यादा थ्योरी का पोर्शन मत पढ़िए। अब आप सिर्फ आप तो ये देखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको नहीं आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप 10-20 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको उस टॉपिक का इतना बेसिक नॉलेज हो जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।